नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गिरीश शर्मा, रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज के इस एपिसोड कोलैबोरेशन पार्ट 3 में आपका स्वागत है। आज आपके समक्ष बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर के बीच हो रहे आपसी एग्रीमेंट के एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्लॉज का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, जिस क्लॉज के आते ही बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर दोनों की सुई अपनी अपनी जगह पर अटक सी जाती है। अर्थात दोनों पार्टीज उस विशेष क्लॉज पर सहमत नहीं होती और उस समय यदि बीच का कोई रास्ता ना निकल पाए तो फिर बात नहीं बन पाती। इसलिए कोलैबोरेशन पार्ट 2 की अपनी पिछली वीडियो में मैंने विशेष तौर पर इस बात का जिक्र किया था। आज फिर से उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि किसी अच्छे समझदार और सुलझे हुए प्रॉपर्टी एजेंट के बिना कोलैबोरेशन डील कभी भी ना करें, क्योंकि एक अच्छा समझदार रियल एस्टेट कंसल्टेंट ही आपको डील के दौरान आने वाली हर तरह की समस्याओं का समाधान एमिकेबली और आसानी से करवा सकता है। अब आपकी जिज्ञासा इस बात को लेकर भी बढ़ रही होगी कि ऐसा कौन सा क्लॉज है जिस पर कि बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर की सहमति आसानी से नहीं बन पाती। आज मैं आपके साथ सिर्फ उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लेकर चर्चा करूंगा। इसलिए मेरा प्रॉपर्टी ओनर्स और बिल्डर्स दोनों से ही अनुरोध कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मैं यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि मेरी यह वीडियो आम जनता के लिए भी बहुत काम आएगी, उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। For property related tips, press the bell icon and subscribe to the channel so that you never miss a video from Property Tips by Girish Sharma. दोस्तों, रियल एस्टेट की फील्ड में कोलैबोरेशन का मतलब अपना पैसा लगाए बिना बिल्डर को अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ अंश देकर उसके बदले में अपनी उस प्रॉपर्टी को नए सिरे से, नए और लेटेस्ट तरीके से उस प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन करवाने को ही कोलैबोरेशन कहा जाता है। इस तरह की कोलैबोरेशन से जहां प्रॉपर्टी ओनर को बिना कोई रुपया खर्च किए, बिना किसी मेहनत और टेंशन के नए नक्शे के हिसाब से उसका घर तैयार हो जाता है, वहीं बिल्डर को पहले पूरा प्लॉट खरीद कर फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करके उसके पश्चात उसे बेचकर उस सारी रकम का इंटरेस्ट जोड़कर जो प्रॉफिट होता है, उसी एवरेज के लगभग उसे इस तरह की कोलैबोरेशन में कम पैसे लगाकर उतना ही मुनाफा हो जाता है। बिल्डर से कोलैबोरेशन करते वक्त स्पेसिफिकेशन अर्थात अनेक्चर के साथ साथ जो एग्रीमेंट बनाया जाता है उसमें दोनों पार्टीज की सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए कुछ कानूनी और कुछ सामाजिक क्लॉज भी उसमें लिखवाए जाते हैं, जिससे कि बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर्स के बीच कंस्ट्रक्शन के दौरान ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और दोनों पार्टीज एक दूसरे से किए गए करार से बंधे रहें। इसके साथ साथ उन सभी कंडीशंस को भी लिखा जाता है जो उन दोनों पार्टीज में मौखिक रूप से डील के दौरान तय हुई थी। ऐसे बहुत से क्लॉज, बहुत से पॉइंट उस एग्रीमेंट में लिखे जाते हैं, जैसे कि समय सीमा को लेकर, कंस्ट्रक्शन के दौरान किसी भी तरह के हादसे को लेकर, कंस्ट्रक्शन करवाने की एवज में कितना प्रॉपर्टी का पोर्शन बिल्डर को देना है और कितना प्रॉपर्टी ओनर्स के पास रहेगा, पुरानी बिल्डिंग को तोड़वाने की जिम्मेदारी किसकी होगी और उस बिल्डिंग के मलबे की कॉस्ट किसके पास रहेगी, आपस में लेन देन का पूरा ब्यौरा और समय, नई बिल्डिंग का नक्शा पास करवाने की जिम्मेवारी और उस पर आने वाला खर्च किसका होगा। इस तरह की तमाम बातें उस कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में लिखी जाती। अगर आप कोलैबोरेशन एग्रीमेंट का फॉर्मेट चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसे सेंड कर दूंगा। दोस्तों, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट के जिस क्लॉज पर बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर्स की आसानी से आपसी सहमति नहीं बन पाती वो यह है कि बिल्डर चाहता है कि वह नई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा करते ही अपने या अपने किसी इन्वेस्टर या फिर जिस व्यक्ति के साथ एडवांस में ही अगर बिल्डर ने अपने पार्ट यानी कि कंस्ट्रक्शन के बदले अपने हिस्से में आई प्रॉपर्टी की बुकिंग कर ली है तो वह उस पर्सन के नाम उस हिस्से की प्रॉपर्टी ओनर से डायरेक्ट सेल डीड करवा दे। लेकिन अधिकतर प्रॉपर्टी ओनर्स इस बात के लिए तैयार नहीं होते। वह भी अपनी जगह सही होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने बिल्डर या किसी थर्ड पार्टी के नाम पर बिल्डिंग का काम पूरा होने से पहले ही सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी और
किसी भी कारण से बिल्डर अगर बिल्डिंग का काम पूरा नहीं करता तो प्रॉपर्टी ओनर कहां स्टैंड करता है। यहां मैं स्ट्रक्चर खड़ा होने पर ही सेल डीड की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि टेक्निकली उससे पहले पर्टिकुलर उस फ्लोर की सेल डीड नहीं हो सकती। यहां आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यहां बात मैं उन छोटे प्रोजेक्ट्स की कर रहा हूं जो कि अभी रेरा के अंतर्गत नहीं आते, अर्थात 8 यूनिट्स यानी कि 8 अपार्टमेंट फ्लैट्स और 5000 वर्ग मीटर से कम के कोई भी प्रोजेक्ट अभी हाल फिलहाल रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंतर्गत नहीं आते। बिल्डर भी यहां अपनी जगह सही होता है। उसे लगता है कि यदि मैंने पूरी बिल्डिंग एनेक्चर के अनुरूप तैयार करवा दी, उस बिल्डिंग पर अपना पूरा पैसा लगा दिया, लेकिन उसके बाद किसी भी कारणवश अगर प्रॉपर्टी ओनर उसके नॉमिनी या फिर बिल्डर की बताई किसी थर्ड पार्टी के नाम सेल डीड ना करे तो फिर बिल्डर कहां स्टैंड करता है। हालांकि कोलैबोरेशन एग्रीमेंट में यह क्लॉज भी होता है कि किसी भी ऐसी परिस्थिति में जहां बिल्डर और प्रॉपर्टी ओनर्स में मतभेद पैदा हो जाए तो जिस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया गया हो, दोनों पार्टीज उसकी बात का ऑनर करेंगी और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो दोनों पार्टीज कोर्ट का सहारा ले सकती, सिविल कोर्ट में जा सकती है। लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर में कोई भी नहीं पड़ना चाहता। हर कोई चाहता है पीसफुली सब काम आसानी से हो जाए। तो फिर इस समस्या का आखिर समाधान क्या है? आर्बिट्रेटर की भूमिका, आर्बिट्रेटर कैसे बनाया जाए और इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है जिससे कि प्रॉपर्टी ओनर और बिल्डर दोनों ही सेफ रहें। इस ज्ञानवर्धक और सटीक जानकारी को जानने के लिए आप इंतजार करें कोलैबोरेशन को ही लेकर मेरे अगले एपिसोड कोलैबोरेशन पार्ट 4 का, जिसमें आपको इस तरह की तमाम जानकारियों से अवगत कराऊंगा। मेरे जो व्यूअर्स कोलैबोरेशन पार्ट 1 और कोलैबोरेशन पार्ट 2 की मेरी वीडियोस किसी कारणवश नहीं देख पाए हों, उन सभी से निवेदन की कृपया उन्हें भी आप जरूर देखें। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। जिन मित्रों ने मेरे चैनल प्रॉपर्टी टिप्स बाय गिरीश शर्मा को सब्सक्राइब कर लिया है, मैं अपने उन तमाम व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपसे निवेदन कि नीचे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि रियल एस्टेट को ही लेकर मेरी नई आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्द ही अपनी अगली वीडियो कोलैबोरेशन पार्ट 4 के साथ आपसे रूबरू होता हूं। तब तक के लिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना गिरीश शर्मा।